गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको ऑर्गेनिक में जब पढ़ेंगे तब भी इसका बहुत यूजेस आएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। सबसे पहला हमको ये बात करना है कि हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने तरह का बॉन्ड्स पढ़ना है। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो जो हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये हम दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। पहला बॉन्ड जो एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में होता है, और दूसरा बॉन्ड जो मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच में होता है। यही दो तरह के बॉन्ड होते हैं। पहला क्या होता है? एलिमेंट एंड एलिमेंट के बीच में। दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम बॉन्ड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है इंटर एटॉमिक बॉन्ड। सबसे पहला है आपका इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरा जो है वो है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। जो दूसरा है वो है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये दो तरह के हम बॉन्ड्स की बात करेंगे। अब हम जब बात करते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड का, तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? इसमें आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं, इसमें आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, इसमें आपके मेटालिक बॉन्ड होते हैं। ये चार तरह के बॉन्ड हैं जो आपके एलिमेंट के बीच में बनते हैं। अब अगर जब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे तो बेटा इसमें कौन कौन से बॉन्ड आएंगे? सबसे पहला आता है वैन वाल। सबसे पहला आता है वैन वाल, और दूसरा हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यही हमें दो तरह के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है, जो एक एटम के बीच में होता है और दूसरा मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि हमें आयनिक बॉन्ड क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, हम बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में कि आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो हम बात इसमें करेंगे कि फॉर्मेशन, कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। तो इसको पहला हमें क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब फॉर्मेशन की बात हो जाएगी तब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एलिमेंट्स लेंगे जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हमने क्या बोला? कौन कौन से एलिमेंट्स लेंगे जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो सेकंड हम क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम शोइंग आयनिक बॉन्ड। टाइप्स ऑफ एटम शोइंग आयनिक बॉन्ड, दूसरा हम ये पढ़ेंगे। तीसरा हमें क्या पढ़ेंगे कि जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो किस तरह का एनर्जी चेंजेस होता है। तो तीसरा जो फैक्टर हमें पढ़ना होगा बेटा वो रहेगा एनर्जी चेंजेस। थर्ड जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा? एनर्जी चेंजेस। नेक्स्ट जो हम फैक्टर पढ़ेंगे वो रहेगा लैटिस एनर्जी।
नेक्स्ट फैक्टर जो हमें पढ़ना रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा लैटिस एनर्जी। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे वो रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट फैक्टर जो रहेगा वो हमारा रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जाएंगे बेटा वो रहेगा सॉल्यूबिलिटी। नेक्स्ट रहेगा हमारा सॉल्यूबिलिटी। अगला जो फैक्टर हमें आयनिक बॉन्ड में पढ़ना रहेगा वो रहेगा आइसोमॉर्फिज्म। क्या रहेगा, वो रहेगा आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और लास्टली हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फजान रूल। फिर हम फजान्स रूल के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम किस में कवर करेंगे, आयनिक बॉन्ड में। एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक आएगा हमारा वो है कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ना है कि जितना आयनिक में प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया वो सारे के सारे पढ़ना है, प्लस एक एक्स्ट्रा और चीज़ आपको पढ़ना होगा, डाइपोल मोमेंट। एक एक्स्ट्रा और आपको पढ़ना रहेगा, वो क्या रहेगा, डाइपोल मोमेंट। मतलब जितने हमने ये आयनिक में पॉइंट्स लिखवाए हैं ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड में भी पढ़ना है, प्लस आयनिक में जो डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा नहीं होती है वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड में मुझे पढ़ना है। जब कोवैलेंट ख़त्म हो जाएगा फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। जब कोवैलेंट ख़त्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में कि बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। और ये बेटा क्या होता है, ये बस एक सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम बोल सकते हैं एक सिंपली कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जैसे जैसे हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो इसमें कुछ हमें स्पेशल पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जब आगे होगा तो इसमें हमें और 4 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो रहेगा वीबीटी। वीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो रहेगा वेस्पर थ्योरी, VSEPR। इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, VSEPR। फुल फॉर्म क्या हो गया, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। नेक्स्ट जो हमें इसमें बात करना रहेगा वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। और जो लास्ट में हम बात करने वाले हैं वो रहेगा MOT। जो लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा MOT। MOT का मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये हमारा एक ओवरऑल व्यू हो गया चैप्टर्स में कि अगर हम बॉन्डिंग की जब पढ़ाई करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हम फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे डिफरेंट किताब पढ़ते हैं, ठीक है। हर किताब आपके JEE और नीट पैटर्न पर डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हर किताब अच्छा है पढ़ने के लिए। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आपको जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस कर दिया इतना ही पॉइंट्स आपको पढ़ना है। बियॉन्ड दिस अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, नॉलेज बढ़ाइए, लेकिन इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इंक्वायरीज नहीं होंगे। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है? क्यों कोई एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करता है? क्यों कोई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन करता है? क्या रीज़न है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर रीज़न है, तभी अगर दो एलिमेंट दूर दूर हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। कुछ ना कुछ तो रीज़न है। तो क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न ये है कि जब दो मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, टोटली अनस्टेबल हैं। लेकिन जब वो बॉन्ड बना लेते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इनका एनर्जी कम हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो हमने हेडिंग क्या दिया कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या लिखोगे आप? कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप ये लिखोगे टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी इसीलिए होता है। और जिनके पास स्टेबिलिटी हो जाता है उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसी को और में आप क्या लिख सकते हो? लोअरिंग ऑफ एनर्जी, लोअरिंग ऑफ एनर्जी। ये हमारा पहली बात। अब अगर हम बात करें कि इसके थ्योरी के बारे में, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा हम इसकी बात करें कि देखो होता क्या है एक्चुअली। वो मैं आपको यहाँ पर लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, when two atoms are approaching, when two atoms are approaching each other, when two atoms are approaching each other, जब दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे के सामने जा रहे हैं। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन होता तो दोनों एटम्स या एलिमेंट एक दूसरे के पास नहीं आते। तो when two atoms are approaching each other, then there is force of attraction, then there is force of attraction। लेकिन जो ये अप्रोच करते हैं ऐसा नहीं है कि एक के दूसरे पूरा ओवरलैप कर जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक एलिमेंट ये ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, ये जब दोनों एक दूसरे के सामने अप्रोच करते हैं यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये दोनों के दोनों मैक्सिमम इतना ही ओवरलैपिंग करते हैं। ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, इतना ही इनका ओवरलैपिंग होता है, मतलब पूरा ओवरलैपिंग नहीं हो पाया। क्या रीज़न है? कि डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता तो ए के ऊपर बी पूरा ओवरलैप कर जाता, लेकिन इस तरह का बॉन्ड नहीं बनता है। हमारा बॉन्ड इस तरह से बनता है कि ए और बी में पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग हो रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन कंप्लीट नहीं, पार्शियल, पूरा नहीं, थोड़ा ओवरलैपिंग हुआ, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। तो हम क्या लिखें कि व्हेन टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर देन देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन, एज वेल एज इसमें रिपल्शन भी है।
इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज वेल एज इसमें रिपल्शन है। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा बात ये हो जाएगा कि ये बताइए कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तभी दोनों मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा बेटा? डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तभी मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं। तो जो हमने वर्ड यूज़ किया ज़्यादा, इसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डोमिनेट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हम क्या लिखेंगे कि बट इफ atoms are approaching towards each other, but if atoms are approaching towards each other it means force of attraction is dominating over force of repulsion, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। तो जब एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो क्या लिखा? एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एज ए रिजल्ट molecules get stability. तो ये होता है कि हमारा यही रीज़न है जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। अब थोड़ा सा इसको हम ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको एटॉमिक में बताया था। क्या होता है? ये होता है K इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों का डिस्टेंस R। ये जो स्मॉल r है यही होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है। अगर मान लीजिए कि इफ़ मैंने r को इन्फिनिटी कर दिया तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो जब मेरा r इन्फिनिटी हो जाएगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरा कि अगर मैंने r को ज़ीरो कर दिया तो समथिंग बाय ज़ीरो इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये दो केस है जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है, कैसे हम समझेंगे कि रिपल्शन हो रहा है। क्योंकि अगर मान लो दो एलिमेंट अगर एक दूसरे के पास अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे बीच में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए।
अब जैसे मान लीजिए कि एक हमारा एलिमेंट ए है और एक हमारा एलिमेंट बी है, दो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट ए है हम इसके न्यूक्लियस को Na से डिनोट करते हैं। जो एलिमेंट बी है हम इसके न्यूक्लियस को Nb से डिनोट करते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसको हम Ea से डिनोट करेंगे और जो बी में इलेक्ट्रॉन है इसको हम Eb से डिनोट करेंगे। इसको हम Eb से डिनोट करेंगे। अब देखिए, अब जब Na और Nb जब दोनों सामने आएगा, या जब हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी जब ये दोनों सामने आएगा, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में चार्ज पॉजिटिव होता है, चाहे वो जिस भी एलिमेंट का न्यूक्लियस हो। तो Na जो हम लिए हैं इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, Nb है इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास है। अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो A है उस पर चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ऑफ B उस पर भी चार्ज नेगेटिव। तो ड्यू टू सेम चार्ज अगर ऐसा कंडीशन आ जाता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिपल्शन, क्योंकि आप पढ़े हो सेम चार्ज कॉजेस रिपल्शन। अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन का, तो डेफिनेटली हमारा जो Na है अगर इसका कॉम्बिनेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी से और Nb का कॉम्बिनेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए से। अब देखिए, अगर न्यूक्लियस ऑफ ए है तो न्यूक्लियस चार्ज इसका चार्ज प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है तो इसका चार्ज माइनस, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो गया, अट्रैक्शन। न्यूक्लियस ऑफ बी का चार्ज हो गया प्लस, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए का चार्ज माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, ये भी अट्रैक्शन हो गया। तो दिस इज द केस ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द केस ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए हमने आपको बताया था कि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें दोनों फोर्स होते हैं, रिपल्शन भी होते हैं एज वेल एज अट्रैक्शन भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में अट्रैक्शन वाला डोमिनेट कर जाता है। अब थोड़ा हम इसकी ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ कैसे होता है। ये हमारा हो गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। जो ये हमारा लास्ट वाला कर्व है बेटा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि देखिए इसके बाद से ग्राफ ऊपर उठ गया है। ये जो हम डॉट पॉइंट दिखा रहे हैं इससे नीचे हमारा ग्राफ नहीं गया है, तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो अभी आपको हम क्या सिखाएं कि जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है यानी हमारा मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। अभी हमने यहाँ लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज या मिनिमम, एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल्स गेट स्टेबिलिटी। यानी ये जो पॉइंट है जहाँ मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो गया। अब जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन किए और उनका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गया, मतलब वो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम स्टेबल है, तो यही उसका डिस्टेंस हो गया r0, क्योंकि यही जो डिस्टेंस है r0 जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आकर वहीं पर रुक गए। जैसे मान लो अगर ये दो मॉलिक्यूल्स A है एंड B है, तो ये जब एक दूसरे के तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हो सके कि ये इतना डिस्टेंस पर आके रुक जाए। तो यही जो ओवरलैपिंग डिस्टेंस है वही हमारा r0 है। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग तभी स्टेबल होगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब हमारा स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। तो यही r0 हमारा डिस्टेंस है जहां दो मॉलिक्यूल्स
उतने डिस्टेंस पर बॉन्ड बनाते हैं, उससे ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। क्या? उससे अधिक ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो हमारा R0 है वो क्या है? R0 इज द मिनिमम डिस्टेंस। R0 जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि इसके बाद से ओवरलैपिंग नहीं हो जाता। और यही मिनिमम डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी मिनिमम डिस्टेंस को बेटा हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसी मिनिमम डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ? बॉन्ड लेंथ। अगर इससे भी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गया तो याद रखिएगा बेटा कि फोर्स, रिपल्सिव फोर्स फिर ज़्यादा हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कभी कभी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि इफ़ R0 इज इक्वल टू, हम बॉन्ड लेंथ को शॉर्ट में लिखते हैं BL। इफ R0 इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन? दूसरा, इफ R0 इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन? और तीसरा हम बात कर रहे हैं कि इफ R0 इज लेस देन बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन? तो पहला केस में बेटा क्या होगा आपका? पहला केस में क्या होगा? जब दोनों बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, तभी दोनों इक्वल हैं। जब हमारा बॉन्ड लेंथ से R0 ज़्यादा है और हमको इन दोनों को बराबर करना है तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, क्योंकि हमें R0 को बॉन्ड लेंथ के बराबर करना है। तो ये बराबर कब होगा? जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आएंगे। और क्लोज कब आएंगे? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। और तीसरा क्या है? जब हमारा R0 छोटा हो गया बॉन्ड लेंथ से, तो हमें बेटा छोटा नहीं करना है, हमें R0 को बॉन्ड लेंथ के बराबर करना है। मतलब हमें R0 का वैल्यू बढ़ाना है। तो कब बढ़ेगा? जब आपस में दोनों एलिमेंट फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाएंगे। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। यही हमारा 3 केस है कि हम कैसे बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला कंडीशन हो गया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हम दूसरी बात करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं कि पहला तो कॉज हो गया, दूसरा कॉज क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन का दूसरा कॉज क्या है? क्या है बेटा इसमें? टू obtain inert gas configuration, to obtain inert gas configuration, और इसको क्या बोल सकते हैं? टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। दूसरा ये भी केस है, मान लो अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट अगर आपस में बॉन्ड बना रहा है तो इनका पहला तो एम यही है कि चलो हम स्टेबिलिटी हो जाए। दूसरा इनका ये भी एम है कि जो हमारे आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाए, जिसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। 8 होने से क्या हो जाएगा कि इनका प्रॉपर्टी है जो इनर्ट गैस के सिमिलर हो जाएगा। और एक बार जब ये इनर्ट गैस के प्रॉपर्टी से मैच हो जाएगा फिर ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हमें सर्दी हो, हमें
बुखार हो, कोई नहीं चाहता। तो कोई एलिमेंट भी नहीं चाहता कि हम बार बार रिएक्शन करें। हर एलिमेंट चाहता है कि हमारा आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, हम इनर्ट हो जाए, हम स्टेबल हो जाए, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्लियर है? तो ये हमारा दूसरा, यही दो कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट क्यों बॉन्ड बनाता है, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशन कंबाइन करता है। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड की हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम जो बॉन्ड जा रहे हैं पढ़ने वो हमारा रहेगा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज our next topic is हेलो हाँ सर बताओ सर मैं क्लास में हूँ सर। हाँ आप आ जाओ। हाँ तो नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने बेटा वो रहेगा आपका आयनिक बॉन्ड। अब देखिए हम बात कर रहे हैं जेई एंड नीट की पर्पस से। जो ये आयनिक बॉन्ड है बेटा इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जो हमारा आयनिक बॉन्ड है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। हम आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट है? क्योंकि देखिए सिंपल है, जैसे मान लो कि आपके अगर शरीर पर एक मच्छर बैठ गया। जब आपके शरीर पर एक मच्छर बैठ गया तो आप उसको अपने कान या अपने नाक से नहीं मारोगे, आप उसको हाथ से मारोगे। मतलब आपके जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसी से आप उसको मारोगे। डेफिनेटली वही बात आयनिक बॉन्ड में होता है कि जब बॉन्ड होता है तो क्या होता है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र चाहे गेन हो या लॉस हो या शेयरिंग हो। तो उसी तरह से जो हम आयनिक बॉन्ड हम जब बनाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस सेल से जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट को ही हम वैलेंस सेल बोलते हैं। तो जब हमारा वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। मतलब वैलेंस सेल से हमारा इलेक्ट्रॉन गया, तो वैलेंस सेल से जब हमारा इलेक्ट्रॉन गया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है बेटा? चलो तो अब हम आयनिक बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। मैं आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कैसे करूंगा हम वो बात बोल रहे हैं। तो अब देखिए आयनिक बॉन्ड है तो डेफिनेटली आयंस के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो आयंस के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? अगर दोनों आयन सेम हो, मतलब दोनों कटायन कटायन हो तो रिपल्सन होगा, बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। दोनों अगर अनायन अनायन हो रिपल्सन होगा, बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। तो एक कटायन और दूसरा जब अनायन होता है तब जाके बॉन्ड बनता है। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो हम क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड एक वैसा बॉन्ड है जो एक कटायन और एक अनायन के बीच में बनता है। तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो क्या हम बोलेंगे इसको कि बॉन्ड formed between कटायन एंड अनायन। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, या आप इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा इसको और हम मॉडिफाई करते हैं कि क्या होता है। तो जब एक कटायन और एक अनायन के बीच में बॉन्ड बनता है मतलब डेफिनेटली जो कटायन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, जो अनायन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला है। मतलब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है।
दोनों एलिमेंट का नेचर अलग अलग है, क्योंकि एक लॉस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है। तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स of two डिफरेंट नेचर, दोनों एलिमेंट अलग अलग नेचर के होंगे, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आपके देखिए ये जो कंप्लीट वर्ड है, ये कभी कभी बच्चे का डाउट होगा, सर अगर पार्शियल ट्रांसफर हुआ तो क्या हुआ? जब पार्शियल ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। पार्शियल ट्रांसफर हो जाएगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आपको वो सिखा रहे हैं, कैसे एलिमेंट लॉस करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ NaCl की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl टेक्स प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ NaCl की हम बात कर रहे हैं। तो पहला बात ये है कि जो एलिमेंट लेफ्ट में होता है यही कटायन होता है, जो राइट में होता है वो अनायन होता है। तो अगर हम बात करें पहले कि फॉर्मेशन ऑफ Na+ कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ Na+, देखिए जब हमने यहाँ पर सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम हमारा यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाता है 2,8,1। अब अभी आपसे हम क्या बोलें, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? ताकि उसका आउटर मोस्ट इनर्ट गैस का हो जाए। अब आप देखिए कि यहाँ के सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है और उससे पहले 8 है, तो वो तो चाहेगा ना कि अपना आउटर मोस्ट में आइदर हम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें ताकि हमारा आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, या 7 इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर लें। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इतना आसान नहीं है जितना आसान है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दो। तो ये जो सोडियम सॉलिड में है ये इमीडिएट पहले गैसियस फॉर्म में आएगा और साथ में ये आपका एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8। अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है जो स्टेबल है, यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल है। तो जो सोडियम हमारा प्लस हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं? कटायन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कटायन। तो इस तरह से हमारा Na+ बन गया। अब अगर हम बात करते हैं कि Na+ बन गया, तो जब एक प्लस है तो डेफिनेटली दूसरा माइनस होगा, तभी तो जाके आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो अब हमें दूसरा देखना है फॉर्मेशन ऑफ Cl-। जो हम दूसरा बात करेंगे बाबू वो हमारा रहेगा फॉर्मेशन ऑफ Cl-। फॉर्मेशन ऑफ Cl- हमारा क्या है? ठीक है, अब देखिए जो क्लोरीन होता है वो हमारा गैस में होता है, तो क्लोरीन को हमने गैस में। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेटा ये क्या होता है? ये होता है 2,8,7। अब अभी आपको हम क्या बोले कि जब कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है तो ये उसका टेंडेंसी होता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये आइदर सातों लॉस कर दे क्योंकि उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या एक गेन कर ले। तो 7 लॉस करने से आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना।
तो इसने क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ईजिली गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो यहाँ बन जाएगा Cl माइनस गैस। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। अब देखिए, अब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है। ये माइनस फॉर्मेशन हुआ है तो इसको हम बोलते हैं अनायन। इसको हम क्या बोलते हैं, अनायन। अब देखिए, जब एक आपके पास प्लस है, एक आपके पास माइनस है, अब ये दोनों आपके पास में अट्रैक्शन होगा। मतलब एक तरफ से हमारा आ जाएगा Na प्लस गैस और दूसरा आ जाएगा हमारा Cl माइनस गैस। ये जब दोनों रिएक्ट, अब देखो Na प्लस गैस है, Cl माइनस गैस है, दोनों अकेले अकेले हैं, दोनों स्टेबल हैं, लेकिन ये दोनों एटमॉस्फेयर में अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपको हम पीरियोडिक में बताए थे बेटा कि न्यूट्रल वाला एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अनायंस। अब वो अनायंस आपके कटायन हो या अनायन हो, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर सोडियम बात करें तो सोडियम प्लस में है, क्लोरीन माइनस में है, तो दोनों प्लस माइनस है, दोनों अनस्टेबल है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा NaCl। अब जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएगा। और आपको पता है कि गैस का मॉलिक्यूल्स पूरे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं। तो जब NaCl के बीच में जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो NaCl के मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे। जब क्लोज हो जाएंगे तो ये गैस से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड, और यही सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, लैटिस। लैटिस मीन्स ए टाइप ऑफ बिस्किट फॉर्म, जो आप बिस्किट खाते हो ना, गुड्डे का, बर्बॉन का, उसी तरह लैटिस। तो अब ये NaCl लैटिस बन जाएगा। अब जब लैटिस बन गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यही होता है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से बेटा हमारा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप देखा, और आप ये भी देख रहे हो कि जो भी सोडियम से सोडियम प्लस बना या क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉस है या गेन है, ये आउटर मोस्ट से हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब हम अगला जो बात करते हैं बेटा कि हम NaCl का सिंबल कैसे दिखाएंगे, हमें वो समझना है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं सिंबल की। अगर किसी ने NaCl को इस तरह दिखा दिया तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शन लेस इन नेचर होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन, सर क्यों डायरेक्शन लेस इन नेचर होते हैं, वो भी बता रहे हैं। तो इस तरह से आप आयनिक बॉन्ड को नहीं दिखा सकते। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है या आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, आर डायरेक्शन लेस इन नेचर। क्या है, आर डायरेक्शन लेस इन नेचर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लो कि आपके पास अगर ये एक Na प्लस है, तो ऐसा कोई थोड़े ना है कि Cl माइनस यहीं से आएगा। Cl माइनस यहाँ से भी आ सकता है, 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 Cl माइनस यहाँ से भी आ सकता है। मतलब एक प्लस को माइनस कहीं से भी आके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ऐसा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि वो x एक्सिस से आएगा या y या z से आएगा। इट कैन कम फ्रॉम एनी साइड ड्यू टू अपोजिट साइड। इसीलिए हम NaCl को इस तरह से नहीं दिखा सकते। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है बेटा कि क्या आयनिक बॉन्ड डायरेक्शन है या डायरेक्शन लेस इन नेचर है। तो क्या बोलोगे बेटा आप, आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शन लेस इन नेचर बिकॉज प्लस एंड माइनस अट्रैक्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी साइड या एनी एक्सिस या एट एनी
एंगल। क्लियर है? चलिए, तो इस डायग्राम से हम क्या समझे? इस डायग्राम से हम ये समझे हैं कि जो आपका आयनिक बॉन्ड है, जो आपका आयनिक बॉन्ड है, ये एक सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है? सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायन एंड अनायन। ये एक सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कटायन एंड अनायन के बीच में। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अगर यही मान लीजिए NaCl का हमसे कोई बोले कि ड्रॉ इट्स लीविस डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे? शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको LDS। LDS का मतलब होता है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? LDS को हम बोलते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होगा? जो आपका NaCl है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस को दिखाना है तो हम केवल आउटर मोस्ट वाले ही लीविस डॉट में दिखाते हैं। तो सोडियम था 2,8,1 और Na प्लस है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में प्लस साइन है, तो हम केवल प्लस दिखाएंगे। और अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ बेटा, तो क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन में होता है 2,8,7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 7 दिखा दो इधर। 1 2 3 4 5 6 7, साथ में एक माइनस है। तो ये हमारा क्या हो गया? लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो ये हमारा कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन हो गया कि आयनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं, किसके बीच बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे स्टेबल फॉर्म होता है, कैसे शो करते हैं, किस डायरेक्शन में शो करते हैं, कैसे लीविस में इसकी बताएंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक है? चलिए, अब हम आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो हम फॉर्मेशन ऑफ MgO जो आपके होमवर्क दे रहे हैं, जो आप नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले इसको ज़रूर आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है? कि कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ MgO एंड K2S। ये दो हमें आप बनाकर